देश प्रयोगशाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। देश के अपने मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। उन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करती है। मोदी जी पर बहुत विश्वास कर लिया। किसानों की आय दुगनी होगी क्या? आप बताइए, व्यापारी सुख से रह रहा है? नौजवानों पर इस तरह लाठियां बरसाएंगे जैसे कि वो कोई कातिल हो, पापी हो, कोई गैंगस्टर हो। वो लोग किसानों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। रामकरण सिंह शहीद हो गए। आप समझिए, ये जनता की आवाज़। ये पहले तो असफल होते हैं और जब उस असफलता पर जनता बात करती है तो उनका उत्पीड़न करते हैं, उनको जेल भेजना काम करते हैं, तानाशाही के दम पर उनको दबा देना चाहते हैं। मोदी जी के वादों पर बनी हुई सरकार थी। वादा किया था अच्छे दिन लाएंगे, वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वादा किया था किसानों की आय दुगनी करेंगे। इस तरह के चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा वो सरकार बनाई गई थी। और जब 5 साल बाद वो असफल रहे तमाम वादों में, तो कह दिया मुझे 5 साल और चाहिए देश के लोगों। तो वो 5 साल भी दे दिए। अब काट की हंडी कितनी बार चढ़ाओगे? आप हर मुद्दे पर फेल हो, आपका विजन फेल है। बीजेपी के लोगों ने उनको संस्कारी बताया था और अपने चुनाव प्रचार में उनको मंच पर जो है आगे बिठाकर जो उनसे प्रचार भी करवाया था। नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी। यही तो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है कि बलात्कारियों को छोड़ दिया सिर्फ अपने राजनीतिक मफाद के लिए, और जनता के बहुत बड़े रोष के बाद, माननीय न्यायालय के संज्ञान लेने के बाद उनको फिर वापस जेल जाना पड़ा। कहीं ना कहीं न्याय और न्याय पंचायतें आज भी देश के अंदर जिंदा हैं। लेकिन एक बात जो आप 2013 के दंगे की कर रहे थे, उस पर मैं कुछ कहना चाह रहा था। दंगे से सरकार नहीं बनी थी। सरकार इसलिए बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक प्रचार कांग्रेस के लिए किया था, 2G घोटाला। और वो इतना बड़ा प्रचार था कि देश के लोगों को लगा था कि पता नहीं कितनी बड़ी लूट हमारे साथ होगी। उस पर सरकार बनी थी। और बाद में माननीय न्यायालय ने कह दिया ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, भाजपा के लोग झूठ बोल रहे थे। वो झूठ पर बनी हुई सरकार थी और वो मोदी जी के वादों पर बनी हुई सरकार थी। वादा किया था अच्छे दिन लाएंगे, वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वादा किया था किसानों की आय दुगनी करेंगे। इस तरह के चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा वो सरकार बनाई गई थी। और जब 5 साल बाद वो असफल रहे तमाम वादों में, तो कह दिया मुझे 5 साल और चाहिए देश के लोगों। तो वो 5 साल भी दे दिए। अब काट की हंडी कितनी बार चढ़ाओगे? आप हर मुद्दे पर फेल हो, आपका विजन फेल है। 2040 तक का वक्त मांग रहे हैं देश को विकसित बनाने के लिए। नहीं, सत्ता की चाटुका, सत्ता की लोलुपता तो ऐसी चीज़ है कि तमाम जीवन वो उनके बच्चे और उनके बच्चे भी अगर सरकार में रह जाए तो उनके लिए तो बेहतर ही होगा ना। लेकिन जनता ये कोई प्रयोगशाला नहीं है हिंदुस्तान में। जनता अब देश की जो है बीजेपी को टाइम नहीं देना चाहती है। देश प्रयोगशाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। देश के अपने मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। उन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करती है। मोदी जी पर बहुत विश्वास कर लिया। किसानों की आय दुगनी होगी क्या? आप बताइए, व्यापारी सुख से रह रहा है? नौजवानों को नौकरी, 2 करोड़ नौकरियां, 7 लाख का दावा कर रहे हैं कि हमने 7 लाख नौकरी दे दी। समाजवादी सरकार में 2012-17 के समय में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां अखिलेश यादव जी की सरकार ने दी थी। और प्राइवेट सेक्टर में तो अनगिनत नौकरियां थी, HCL के माध्यम से, सैमसंग के माध्यम से। और मैं तो एक चुनौती भी देता हूँ, लगातार जब भी भाजपा के लोगों से आमने सामने चर्चा होती है, मैं उन्हें एक चुनौती भी देता हूँ और आपके माध्यम से मैं उन्हें चुनौती देता हूँ। 2012-17 का समाजवादियों का मैनिफेस्टो ले आइए। 2012 में हमने मैनिफेस्टो जारी किया था और आप निकाल लाइए उस मैनिफेस्टो को। और इनका 14 का मैनिफेस्टो जारी हुआ, फिर 17 का जारी हुआ, फिर 19 का जारी हुआ और फिर 22 का जारी हुआ। चारों मैनिफेस्टो से हमारे मैनिफेस्टो का मुकाबला कर लीजिए। 99% तक हमने अपने वादे पूरे करना काम किया था और इनके सारे मैनिफेस्टो असफल साबित हुए हैं। हर वादे पर, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आज असफल हो चुकी है। और असफल होने के साथ साथ अगर जनता के लोग लोकतांत्रिक अधिकारों के चलते अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, मुद्दों को उठाना चाहते हैं, तो जेल भेज देंगे। चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे, नेताओं को जेल भेज देंगे, किसानों को जेल भेज देंगे। नौजवान जो आधा घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र के बाहर दिखा रहा था, ये देखिए सवाल और ये देखिए सोल्व पेपर, पर्चा लीक हो गया, इसे रद्द कराइए, उस नौजवान पर मुकदमा करा के उसका भविष्य खराब कर देंगे। नौजवानों पर इस तरह लाठियां बरसाएंगे जैसे कि वो कोई कातिल हो, पापी हो, कोई गैंगस्टर हो। वो लोग किसानों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। रामकरण सिंह शहीद हो गए। आप समझिए, ये जनता की आवाज़। ये पहले तो असफल होते हैं और जब उस असफलता पर जनता बात करती है तो उनका उत्पीड़न करते हैं, उनको जेल भेजना काम करते हैं, तानाशाही के दम पर उनको दबा देना चाहते हैं। तो जनता कहीं ना कहीं डरी सहमी बैठी थी, लेकिन हौसले के साथ इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव आएगा। और जब चुनाव आएगा तो इनको चुनाव में वोट के माध्यम से जवाब देना काम करेंगे। आज वही गुस्सा है जो देश के अंदर आपको चारों ओर दिखाई दे रहा है। आप पहला चरण देख लीजिए, भाजपा के नेताओं का खदेड़ा करा दिया। जिनको भाजपा अपनी जेब का वोट मांग रही थी, उस वोट ने सामने हटकर उनका खदेड़ा करना काम किया। आप देखिए, किसानों में बैठ नहीं पा रहे, किसानों के अंदर कन्वेंसिंग नहीं कर पा रहे, व्यापारियों के बाजार में कन्वेंसिंग नहीं कर पा रहे। आप लोकल सीट की मैं बात करूंगा, 10 साल सांसदी को हो गए, 10 काम भाजपा के लोग नहीं बता पा रहे। 10 साल में आपने कुछ किया ही नहीं। आप उनसे पूछो आपने 10 साल में क्या काम किया। पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी कहूँगा, तो कहते हैं चारों तरफ हाईवे बना दिए। चारों तरफ कौन से हाईवे हैं? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अखिलेश यादव जी की सरकार में शिलान्यास भी, उद्घाटन भी। पानीपत करनाल, अखिलेश यादव जी की सरकार में उद्घाटन भी, शिलान्यास भी। ये बड़ा हाईवे यूपीए की सरकार में, समाजवादी गठबंधन की सरकार में, कांग्रेस के नेतृत्व में बना। या रेलवे स्टेशन जिस पर बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, कांग्रेस ने उसको तय किया,
तय करने के बाद सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार, लोग उसे उद्घाटन करके कह रहे हैं कि हमने डबल लेन दे दी मुजफ्फरनगर को। झूठे वादे करते हैं, समझ दूसरों की सरकार के कामों को अपना काम बताने का प्रयास करते हैं। पूरी तरह ये कोई बड़ी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने बिहार के दरभंगा में एम्स बनवाया, जबकि वहां पर देखा गया कि कोई एम्स नहीं है। मेरा अगला बिंदु वही था। मैं बहुत सारे अस्पतालों की बात बताऊंगा। एक बात यहाँ की प्रत्याशी की क्लियर कर दूं, 10 साल के कार्यकाल में उनकी राजनीति काले दागों से भरी हुई है। और जो समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी हिंद मलिक जी, 50 साल से वो, ये तो एक्सीडेंटल नेता है ना, 14 में आए, बन गए, एक लहर थी, लहर में चुने गए। जो हिंद मलिक जी प्रत्याशी हैं, 50 साल का उनका कैरियर है, छात्र राजनीति से लेकर, किसान नेता से लेकर, सांसद से लेकर, उनके बेटे भी तीसरी बार विधायक और आज वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं। 50 साल का उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास उठाइए, उनकी चमकती हुई चादर की तरह उनका राजनीतिक कैरियर साफ मिलेगा। एक आरोप लगाने वाला भी आज तक नहीं मिला, एक झूठा आरोप उनको पर, झूठा भी आरोप लगा नहीं पाया कोई, क्योंकि वो जानते थे कि इनके चरित्र पर लांछन लगाना आईना देखने के बराबर होगा, अपने मुंह पे कालिक पोतने के बराबर होगी। एक ऐसे दागदार सांसद, मिनिस्टर, जिनके लोगों पर हत्या के आरोप लगे हो, जिनके लोगों पर लूट के आरोप लगे हो, भ्रष्टाचार से लिप्त जिनका कार्यकाल हो, और उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसका राजनीतिक कार्यकाल एक उज्ज्वल कार्यकाल है, उज्ज्वल कार्यकाल है। और जनता उन प्रत्याशी जी को, सपा गठबंधन के प्रत्याशी को बहुत बड़े अंतर से जिताने जा रही है। और इनके भ्रष्टाचार की आपने बात दरभंगा का जिक्र किया, समाजवादियों के 27 हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट, बहुत सी यूनिवर्सिटियां, तमाम ऐसे सेंटर, किसान मंडियां बनाई गई थी लखनऊ आगरा से एक्सप्रेसवे पे, बर्बाद कर दी इस सरकार ने, बर्बाद कर दी। एक ईंट उसमें नहीं बढ़ा पाए, एक बजट उसमें नहीं दे पाए। और दरभंगा के एम्स की तो बात आप खुद ही बता रहे थे, वहाँ पर हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया, वहाँ जाकर देखा वहाँ जानवर घूम रहे थे, वो जमीन भी समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ जमीन, वहाँ हॉस्पिटल के नाम की ईंट भी नहीं, शिलान्यास का पत्थर भी नहीं, और उद्घाटन घर बैठ के कर दिया इन लोगों ने। कहा था कि हमने दरभंगा में एम्स बनवा दिया, जबकि वहां पर कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं, ऊबड़ खाबड़ जमीन और जानवर घूम रहे थे भाई साहब। उसकी वीडियो जारी हुई, ऐसी तो बहुत सी वीडियो हैं। बहुत सारे हाईवेज का उद्घाटन कर दिया, कहाँ है हाईवे? आप जिस जनपद मुजफ्फरनगर में घूम रहे हैं, यहाँ पता कीजिए, पिछले 5 साल से एक रोडी लगाने का काम पूरे जनपद में नहीं हुआ। और अभी 4 दिन पहले जब दिखा कि जनता के अंदर से एक भौकाल निकल कर आया तुम्हारे खिलाफ, तो रोडियाँ बिछवा रहे हैं, रोडियाँ, एक बारिश भी जो नहीं झेल पाएंगे वो रोडियाँ बिछवा कर जनता को चमक दमक दिखा रहे हैं सड़कों की। जनता इन्हें पहचान चुकी, बहुत बुरी तरह मुजफ्फरनगर भी हारेंगे, और पहले चरण से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। क्यों हारेंगे मोदी जी? मोदी जी इसलिए हारेंगे क्योंकि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। ठीक है, हम 140 करोड़ हैं, अब 140 करोड़ का सल्यूशन ये है कि प्राइवेटाइजेशन करो, ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी। फार्म लॉज का विरोध किया गया। अगर फार्म लॉज गलत होते तो 1947 से अब तक सिर्फ एमएसपी चला आ रहा था। ठीक है, अगर एमएसपी से कोई चमत्कार हो रहा होता तो अब तक जो हमारे फार्मर्स हैं वो सुसाइड नहीं करते। अगर सुसाइड कर रहे हैं तो इसका सल्यूशन है फार्म लॉज। फार्म लॉज का समर्थन करो, प्राइवेटाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज आएंगे, और इंडस्ट्रीज को जो है प्रमोट करो आप लोग। ये मोदी सरकार का नारा है और यही सल्यूशन है। अच्छा, भाजपा समर्थन। आप एक युवा है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अग्निवीर जो ये योजना लाए थे, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, पहली बात, और अखिलेश जी ने हाल ही में बयान दिया था कि अब पुलिस कर्मियों को भी जो है अग्निवीर की तरह जो नौकरी देने की तैयारी। अग्निवीर लाने के पीछे का एक प्रॉब्लम था, क्योंकि डिफेंस पे बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, उस एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करने के लिए सरकार ने पहली बात, आर्मी जो है कोई पैसा कमाने वाली चीज़ नहीं है, वो सर्विस है एक तरह की। अगर आर्मी में जाना है आपको, बोलिए। आर्मी में अगर आपको जाना है तो सेवा करने जाओ, ना कि रुपया कमाने जा रहे हो, सीधी सी बात है। उधर 5 साल सर्विस करके आओ, उधर से पैसा मिले, फिर अपना व्यापार करो, या फिर और भी प्रोग्राम से अगर उधर से सेवानिवृत्त होके आते हो, आप पुलिस के लिए एलिजिबल हो, नहीं हो, तो इसीलिए आप सवाल करो कौन सा सवाल करना चाहते हैं। मतलब ये योजना ठीक थी मोदी जी की कि 4 साल नौकरी करके हम आपको भगा दें। परफेक्ट योजना है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति तो है। उसके बाद भी मतलब इनको हटाने की- इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन योजना है। नहीं, तो उसके बावजूद भी जब ये योजना मोदी जी की सही है, उसके बाद भी मतलब लोग जो है वो बीजेपी को वोट अब करने की विरोध बात करना लोगों का हक है, इनका फंडामेंटल राइट है, इनके हिडन इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे लोग। आप किसको वोट कर रहे हैं 2024 मैं इस बार बीजेपी को कर रहा हूँ। वजह? वजह ये है, ये इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, करोड़पति को प्रमोट करते हैं, करोड़पति टैक्स देता है। टैक्स रोजगार मिला? रोजगार, ये बताओ, मेरा सवाल आपसे है। पाँच वो काम जिनकी वजह से आप मोदी जी से संतुष्ट हो और उसकी वजह से आप वोट दे रहे हो मोदी जी। देखो, ये प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। एक प्राइवेट नंबर। पान की दुकान खुल गई, ठीक है, पान की दुकान खुलने के बाद इन्होंने पैसा कमाया, होटल बना लिया। ठीक है, होटल बनाने के बाद और बड़ा होटल बनाया और पैसा कमाया, ऐसे करके प्राइवेटाइजेशन आइडियोलॉजी एक समझो, नंबर हो गया। आइडियोलॉजी समझो, यही आइडियोलॉजी है प्राइवेटाइजेशन की, और यही सल्यूशन है। क्योंकि 140 CR है हम लोग,
और 140 करोड़ कहाँ से सरकारी नौकरी दे दोगे? अगर गवर्नमेंट लिसन, अगर 100% अगर रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो गवर्नमेंट भी 2% से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती है, और 98% को कहाँ से जॉब दोगे? प्राइवेटाइजेशन से आएगा, यही सोल्यूशन है। एक नंबर बता दिया आपने, 2 नंबर काम। दूसरा नंबर अभी 370 पुलिस भर्ती 370 हटाया, हर कोई सपोर्ट करता। तीसरा और राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चौथा मैं बता दे रहा हूँ, चौथा ये मथुरा वाला चलने लगा, अभी ये भी सॉल्व हो मथुरा गया। वाला क्या चल रहा है? पता नहीं, ना पता क्या चल रहा है मथुरा का? ये मस्जिद को लेकर के, मंदिर को लेकर के, ठीक है। ठीक है। और ये भटके हुए पांचवा? नौजवान साथियों के पास नहीं है बताने के लिए। नहीं अभी मैं इनसे जान नहीं, लेता हूँ थोड़ा भटके सा। हुए नहीं और है। 5वां नंबर? 5वां नंबर ये प्राइवेटाइजेशन में ही ले लो सारा का सारा, बस ये है। सब कुछ। और सवाल इन 4-5 से आप बताइए देश की जनता का क्या भला हो रहा है? आप बताइए, देश आपको जानना सुन रहा है। देश जानना चाहता है। हाँ। देश को मैसेज दे दो ये कि न्यू स्टार्टअप्स ओपन करें, चाहे राम मंदिर के फायदे आप उनको बता दीजिए, जो बेरोजगार ये लोग हैं उनको आस्था क्या का फायदा केंद्र पहुंच रहा है, ये आस्था का केंद्र है। सरकार ने नहीं, नहीं, आस्था का केंद्र है, सुप्रीम ठीक है। कोर्ट का जजमेंट था। नहीं, रामलला आपने को गिनवाया ना कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक तीसरे नंबर पे आपने राम मंदिर बताया कि इससे मैं संतुष्ट लिसन हूं। टू मी बस। अगर ये आस्था का विषय था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। रामलला को लिविंग एंटिटी कंसीडर किया गया था, और इसमें हम और आप कुछ नहीं होते, क्योंकि जनता चाहती है कि पूजा करे तो उन्हें पूजा करने दिया जाए, सीधी सी बात है। अच्छा, 370 का मतलब आप मुझे बता पाएंगे? 370 का मतलब ये था, उसमें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस थे J&K को लेकर के, और काफ़ी दिनों से ये इशू चल रहा था। तो इन्होंने 370 को जो है हटा दिया। इसमें होना रेफरेंडम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे गवर्नर LG रूल वहाँ पे एग्जीक्यूट करके यूटी बना अब दिया उसको। उससे जो है ये 370 हटने से जो दूसरे अदर स्टेट्स हैं वहाँ की जनता को क्या लाभ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में 370 हटने से? वहाँ पे नए स्कूल खुले हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं। एजुकेशन ही सोल्यूशन है। जब तक एजुकेशन प्रमोट नहीं होगा तब तक नहीं, लोग। आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर से अगर 370 हट गया है तो दूसरे स्टेट या खासकर जो उत्तर प्रदेश की जनता को उससे क्या लाभ है? देखो, हम सपोज कोई भी स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से स्टेट को बनाया गया है, इसको और बाइफरकेट करो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाओ, ब्लॉक लेवल पे आ जाओ, पंचायत पे आ जाओ, इससे सहूलियत होती है एडमिनिस्ट्रेशन। असल में आप 370 का मतलब नहीं समझते हैं कि होता क्या है। आप कितना संतुष्ट हैं इनसे, जो साथी से? ये हमारे आप देख लीजिए, हमारे नौजवानों का ब्रेन वॉश किस हद तक कर दिया। वो प्राइवेटाइजेशन को ही तरक्की मानने लगे। 100% प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये नहीं जानने की रेल बेच दी, भेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, कंपनियां बेच दी, किसानी को प्राइवेट में लाना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि इनको मालूम नहीं है कि सरकारी नौकरियां देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, चूंकि वादा पूरा नहीं कर पाए, 2 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा था, पूरा नहीं कर पाए। आम नौजवान को शिक्षा देने का वादा था, पूरा नहीं कर पाए। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने का वादा था, पूरा नहीं कर पाए। जब वादे पूरे नहीं कर पाता है कोई, तो कहीं ना कहीं उस अपने झूठ को ढकने के लिए जो चादर होती है, उस चादर के माध्यम से ढक रहे हैं। हमारे नौजवान साथी कहीं ना कहीं आज भटके हुए नजर आते हैं बहुत। देखिए, अब इन नेताओं के बारे में क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? सर 300 रुपये का आटे का कट्टा है, घरवाली भी लड़ती है जाके। 200 रुपये मजदूरी कहाँ से लाएंगे? 100 रुपये आप बताओ, बताओ कहाँ से लाएंगे? हमारी अखिलेश की सरकार में कट्टा था 120 रुपये का, 150 रुपये का 2 दड़ी का कट्टा। 5 बच्चे हैं सर, 2 दड़ी का आटा खरीदते हैं, 5 दिन नहीं चलता, कहाँ से लाया? 300 रुपये बताओ आप दोगे? 200 रुपये मेरी मजदूरी, 100 रुपये कहाँ से लाऊंगा बताओ आप? भुखमरी आ गई देश में, हिंदुस्तान में काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, धक्के खाते फिर रहे हैं घर में, बताओ साहिब। बिल्कुल धक्के खा रहे हैं, आत्मा दुखती है साहब। घरवाली घरे जाते ही लड़ती है, घर में रोटी नहीं मिलती, घर 2 रोटी बनती है तो नहीं मिलती, रूखी सूखी। ये तो अमीर लोग हैं, बैठ के पलोथी मार के 5 स्टार से कहीं से खा लेते हैं। तो गरीबों के दिल से पूछ के देखो, उनको सूख की रोटी भी नहीं मिलती, भूखा सोना पड़ता है। हम जैसे सब पूछो, 2 नंबर के काम नहीं करते कि इनको अंदर डाल दो, कहीं को अंदर डाल दो। खाने के लिए अन्न नहीं, भूखबाजी दफे भूख के सोने पड़ते हैं। 5 बच्चे हैं सर, 200 रुपये है मेरी मजदूरी, बताओ मैं कहाँ से लाऊंगा? उन बच्चों को कैसे करूँ? कहीं गेर दूँ खड्डे में ले जाके, बताओ कहाँ ले जाऊँ? 5 किलो राशन सरकार दे रही, 5 किलो राशन में तेल भी चाहिए, उसको गैस भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, और कहाँ बाकी कौन देगा बताओ? यानी इस सरकार में जो है, यानी आप लोग जो है मतलब बिल्कुल भूखमरी, भूख के उमर के आत्महत्या करनी पड़ेगी हम जैसों को। तो गरीब अमीर तो साहब पलोथी मार कर खा लेते हैं। मैं भी आपको बता, 300 रुपये का आटे का कट्टा, 5 बच्चे हैं, 5 दिन नहीं चलता, तो भूखमरी तो है क्या है बताओ आप ही? मरने को दिल करता है, फांसी खाने को दिल करता है, फांसी से पहले रेल के तरह बढ़ने को दिल करता है, पर ये सोचते हैं बढ़ने से पहले कि वे बच्चे पीछे कहाँ जाएंगे।